सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के हम इस लेक्चर में आज करने वाले हैं अपने चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का पार्ट 3। ये होने वाला है आज, और आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे कि आपके केमिकल रिएक्शंस हो गए, आपके फिनॉल के रिएक्शंस हो गए, और कुछ लास्ट में हम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स के बारे में भी बातचीत यहाँ पे करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि लगातार ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तुम तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले केमिकल रिएक्शंस की। तो हम केमिकल रिएक्शंस की यहाँ पे बात करेंगे। केमिकल रिएक्शंस का मतलब कि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं और फिनॉल्स, जैसे हमने इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं, हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ी है, बॉइलिंग पॉइंट देखा है, मेल्टिंग पॉइंट देखा है, और इनके और भी अदर प्रॉपर्टीज़ को देखा है। अब क्या रहता है केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या रहता है, जब ये दोनों यानी कि ये जो आपके अल्कोहल्स और फिनॉल्स हैं, जब ये किसी और के साथ बॉन्ड बना के एक नए तरीके का कंपाउंड बनाए तो बस उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अल्कोहल जो रहता है, जैसे ये आपका एक अल्कोहल है, तो अब अल्कोहल में हमने इस हाइड्रोजन को उड़ा दिया और यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिया, तो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिला। ये कंपाउंड हमारा, इसे हम ईथर कहते हैं। तो इस तरीके का जो कंपाउंड बनाए, जब ऐसे कंपाउंड्स हमारे अल्कोहल्स या फिनॉल्स जैसे कंपाउंड से बनने लगे इनसे, तब उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि जब अल्कोहल किसी एक ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करके एक नए तरीके का कंपाउंड बनाए, उसी को हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल या फिनॉल कहते हैं। तो अब हम इसी वीडियो में हम इसी बारे में यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट और कितने अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल रिएक्शंस यहाँ पर हैं। सिंपल अगर ना भी लगे तब भी वीडियो देखना, आगे यहाँ पे समझ जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसका मतलब क्या कि हमारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल जैसे अल्कोहल मैंने अभी दिखाया, ये होता है आपका अल्कोहल, एक कार्बन है और इसके साथ एक OH बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब क्या रहता है कि कार्बन को अगर हम और खोल के रखें अल्कोहल को, तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो अब अल्कोहल में क्या होता है, ये OH बॉन्ड भी आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो CO बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं। या तो आपका कार्बन बच जाएगा या तो आपका हाइड्रोजन बच जाएगा, और दोनों में या तो CO बॉन्ड टूट जाएगा या OH बॉन्ड टूट जाएगा। तो दोनों तरीके से यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। और जब OH बॉन्ड टूटता है तब ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर को बताता है। एसिडिक नेचर के बारे में पता चलता है जब OH बॉन्ड कार्बन में, अरे अल्कोहल में टूटता है तो। और जब CO बॉन्ड टूटता है तो हमें इससे इसके बेसिक नेचर के बारे में पता चलता है। यानी कि हमें इतना तो समझ में आ गया कि अल्कोहल बेसिसिटी भी दिखाता है और एसिडिटी भी दिखाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये आपके वर्सेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, वर्सेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, या आप कह सकते हैं एम्फोटेरिक नेचर भी इनका होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी अल्कोहल हमारे यहाँ पे बिहेव करता है। जब CO बॉन्ड टूटेगा तो बेस की तरफ बिहेव करेगा, OH बॉन्ड टूटेगा तो एसिड की तरफ बिहेव करेगा। तो सिंपल है, ये दोनों तरीके से अपने बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो उसी में सबसे पहला मेथड यहाँ पे आता है कि जब OH बॉन्ड टूटता है, यानी कि क्लीवेज, यानी OH बॉन्ड जब अल्कोहल में टूटे तो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे एसिडिटी की बात यहाँ पे हम करेंगे, यानी कि सबसे पहले मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन अल्कोहल या फिनॉल का देखने को मिलता है, वो हमें देखना है। तो देखिए, आपका जो अल्कोहल रहता है, जैसे ये आपका मान लीजिए एक अल्कोहल यहाँ पर है, इन्हें जब हमने कोई मेटल हम लेते हैं, जैसे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 2 पोटेशियम ले लेता हूँ। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, ठीक है। अब जब क्या रहेगा, अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर रहेंगे, ठीक है, ये इसके पास शेयर्ड इलेक्ट्रोड पेयर है। अब क्या होगा, हमारा जो अल्कोहल है मेटल के साथ बहुत बढ़िया रिएक्ट करेगा, और मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें ये एक एल्कोक्साइड आयन दे देगा, यानी कि एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन हमें एक ये प्रोवाइड कर देगा। मतलब कि आपका यहाँ से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से उड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। OH बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे OH बॉन्ड टूट रहा है, यानी कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो रहा है। तो ऑक्सीजन के पास, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उसको हम यहाँ पे R से अलग नहीं कर रहे हैं, उसको हम वहीं पे रख रहे हैं, ठीक है। अब ये पोटेशियम जो रहेगा ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और फिर उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपका H+ जो है वो यहाँ से अलग निकल जाएगा।
आप चाहे तो ऑक्सीजन को भी हटा सकते हैं, हाइड्रोजन को रख के भी देख सकते हैं, लेकिन वो केस यहाँ पे सुटेबल नहीं पड़ता है मेटल्स के साथ रिएक्शन पे। यानी कि यहाँ से आपका बस डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और जो भी आप मेटल यहाँ पे यूज करेंगे वो जाके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कुछ इस तरीके का हमें एल्कोक्साइड कंपाउंड एक देखने को मिलेगा। अब आप चाहें तो पोटेशियम की जगह आप चाहें तो सोडियम भी यूज कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे कंपाउंड्स मेटल्स आते हैं जिनके साथ आप अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको एक एल्कोक्साइड आयन देखने को मिलेगा। अब फिनॉल से हम बात करते हैं। फिनॉल, जैसे फिनॉल आपका आप सभी जानते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH ग्रुप हो तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। अब इसका रिएक्शन जब हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, ये जो आपका पोटेशियम है ये सीधा यहाँ चला जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा। और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो यहाँ से बॉन्ड थोड़ा थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन ये यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा मेटल्स का रिएक्ट करने पे और फिर कुछ इस तरीके का कंपाउंड हमें मिलेगा। ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ये आपका O है और इसके साथ एक K आके लग गया और H प्लस जो है वो यहाँ से सेपरेट आउट होके अलग निकल गया। H प्लस जो है वो आपका यहाँ से निकल गया। तो कुछ इस तरह के कंपाउंड हमें देखने को मिला। तो इसका मतलब साफ आ गया कि मेटल्स के साथ हमारे अल्कोहल भी रिएक्ट करते हैं और फिनॉल भी रिएक्ट करते हैं। तो हमें इतना तो पता चल गया कि अल्कोहल और फिनॉल जो है वो हमारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पे इनके बीच में OH बॉन्ड टूटता है। तो OH बॉन्ड टूटने की वजह से हमें ये कह सकते हैं कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। OH बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से हम अल्कोहल और फिनॉल को यहाँ पर एसिड की तरह भी मानते हैं और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होने की वजह से हम बेस की तरह भी मानते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड का क्लीवेज हो कि कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल जो है वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। और साथ ही साथ हम इन्हें ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहते हैं, इन्हें हम ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है ये अगर आपने क्लास 7 पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है तो उसके लिए आप अपने बुक्स को उठा के देखिए, या आप समझ लीजिए आपका ये काम खुद का है। आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है। तो जितना बढ़िया एसिडिक होता है नेचर में उसे हम उतना बढ़िया एक ब्रॉन्स्टेड बेस मानते हैं। अब ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे सर्च करके खुद से पढ़ना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप खुद से भी कुछ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स को लेकर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इनको आप देख सकते हैं कि अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स ड्यू टू नेचर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड होने की वजह से या उनके नेचर की वजह से ही हम अल्कोहल को एसिडिक मानते हैं। उनका एसिडिक बिहेवियर हमें OH बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से देखने को मिलता है अल्कोहल में। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी के अंदर डालते हैं ऑक्सीजन को। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या रहता है कि जब आपका H के साथ बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन आपका प्लस चार्ज लेके जाता है, यानी कि कुछ प्रोटॉन लेके जाता है। तो अब जब मेटल आता है तो और नेगेटिव चार्ज जो रहता है वो वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ाता चला जाता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहती है वो बढ़ जाती है मेटल्स के आने की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा बढ़ेगा तब क्या होगा, उसकी वजह से हमारी यहाँ पे पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपकी बढ़ी तो आपकी पोलैरिटी उतनी ही कम होती जाएगी। पोलैरिटी आपकी यहाँ पे कम होती जाएगी। ये चीज़ अब आप गाढ़ बांध करके याद रख लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो पोलैरिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। किसकी रिड्यूस हो रही है यहाँ पे, OH बॉन्ड की। क्योंकि OH यहाँ पे टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन बढ़ रही है तो पोलैरिटी उसकी रिड्यूस हो रही है। फिर क्या है, अब फिर ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके पास वो अनशेयर्ड होते हैं, मीन्स कि किसी का बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का जो प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन पे ये इन्हें एक बढ़िया प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बनाता है। यानी कि ये चाहते हैं कि इनके पास प्रोटॉन्स आए और इन्हें यहाँ पे लेके चले जाएं। ये उतना बढ़िया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आप सभी ने एक चीज़ तो पढ़ी ही होगी फिजिक्स में कि नेगेटिव नेगेटिव हमेशा रेपेल मारता है। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव कोई पास लाएंगे तो वो भी रेपेल मारेगा। इसका मतलब कि अगर सिमिलर तरीके के चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रेपेल मारेंगे, नहीं दूर भगा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अपोजिट चार्जेस हो गए, प्लस
और माइनस हो गया या प्लस और माइनस हो गया या माइनस या प्लस हो गया, तब यहाँ पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे बढ़ जाते हैं, इस वजह से वो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर को बढ़ा लेते हैं, वो अपने आप को प्रोटॉन एक्सेप्टर बहुत बढ़िया बना लेते हैं, वो खींच लेते हैं ताकि वो उनके साथ बॉन्ड बना के निकल जाए और यहाँ पे बॉन्ड टूट जाए। ये काम यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जब एक्सेस में हो जाते हैं ऑक्सीजन पे, तब ऐसा काम हमें देखने को मिलता है। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने फिनॉल्स की एसिडिटी के बारे में भी यहाँ पे बात लिखी हुई है। फिनॉल्स की एसिडिटी में क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि आपका ये जो फिनॉल होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अब ये जो OH ग्रुप यहाँ पे जो लगा रहता है, OH ग्रुप ही हमारे यहाँ पे फिनॉल को डिनोट करता है। बेंजीन पे OH लगेगा तब आपका फिनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका sp2 कार्बन होता है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से आपका OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा रहता है, तो बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये इन्हें एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी बना देता है। यानी कि फिर ये जो आपका OH जो यहाँ पे है, वो एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर यहाँ पे शो करेगा। एक सेकेंड, ये आपका बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर शो करेगा। एक सेकेंड, इसको रब कर देते हैं। हाँ, तो ये आपका एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर आपका यहाँ पे शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप के अटैच होने की वजह से ये इन्हें एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे दे देता है, यानी कि एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के पास हो जाता है। फिर क्या रहता है, फिनॉल्स का रिएक्शन जब एक्वस NaOH के साथ किया जाए, तो वो ये बात यहाँ पे स्पष्ट करता है कि फिनॉल्स जो रहते हैं वो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं वाटर एल्कोहल के मुकाबले। मैंने पिछली वीडियो में भी इस टॉपिक को कवर किया था, जब मैं बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि फिनॉल्स की यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे सबसे ज़्यादा होती है, वाटर से भी ज़्यादा होती है और अल्कोहल की भी ज़्यादा होती है। कुछ इस तरीके का मैंने आपको वहाँ पे ऑर्डर लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। अगर जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उसको यहाँ पे मालूम हो कि मैंने ऐसा ऑर्डर यहाँ पे बताया था। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिनॉल जो रहता है वो एक्वस NaOH के साथ बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्शन करता है। मीन्स वहां पे भी ये वाटर को एलिमिनेट करके वहां पे कंपाउंड बना लेता है, जिसकी वजह से ये एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड यहाँ पे माने जाते हैं। ज़्यादा अच्छे से ये यहाँ पर एसिडिक नेचर और बढ़िया नेचर से शो करते हैं वाटर के साथ। जैसे आपने अल्कोहल में देखा था COH बॉन्ड था, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है। अब वाटर में क्या था कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो अब इधर से भी OH ग्रुप आ रहा है, इधर से भी OH ग्रुप आ रहा है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बढ़िया वाटर में है अल्कोहल के मुकाबले में। लेकिन फिनॉल में क्या रहता है कि फिनॉल में आपका डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसी से आपका डायरेक्टली जुड़ जाता है OH ग्रुप। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना होता है मुश्किल, तो ये यहाँ पर और बढ़िया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसलिए ये इन्हें स्ट्रॉन्गर एसिड बनाता है वाटर अल्कोहल के कंपैरिजन में। और ये एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट भी करते हैं, तब तो और बढ़िया है। ऐसी बातें आपकी यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे NCERT में लिखी हुई है, आप चाहें तो इन्हें आगे जाके भी देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक आपका ऑर्डर आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर आता है। तो याद रखिएगा अल्कोहल में एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, और इस पर सवाल CUET में शायद पूछा गया है, शायद से, मुझे अच्छे से तो नहीं याद है, लेकिन शायद ये आपका CUET एग्जाम में आया हुआ है कि एसिडिक नेचर के बेसिस पे हमें अल्कोहल्स का यहाँ पर ऑर्डर लिखना था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। इस तरीके का आपका एसिडिक नेचर का ऑर्डर अल्कोहल्स में हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे याद करके रखिएगा या समझ लीजिएगा, जैसे भी आपको समझ में आए। ओके इस तरीके के आपको यहाँ पे एसिडिक नेचर देखने को मिल जाता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। मीन्स ये टॉपिक आपका NCERT में एक जगह पैराग्राफ में शॉर्ट में लिखा हुआ है, जिसे आप चाहें तो आप वहाँ पे आराम से पढ़ भी सकते हैं। NCERT में ये आपको पेज नंबर 206 और 207 पे मिल जाएगा, एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे है, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात वहाँ पे, जो मेन बात वहाँ पे जो छुपी हुई है, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है। क्या है कि ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑन फिनॉल्स टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, यानी कि आपका फिनॉल में जो आपकी बेंजीन रिंग होती है उस पर जो OH ग्रुप वहाँ पे अटैच होता है, तो उस बेंजीन रिंग का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हाई रहेगी तो वहाँ पे बॉन्ड तोड़ना तब भी मुश्किल होता है, ये मैं आपने देखा था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ बढ़ जाएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नेगेटिविटी होने की वजह से उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जो फिनॉल में है, जिस पे वो ग्रुप अटैच है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑक्सीजन पे डिक्रीज कर जाती है। यानी कि जैसे ये आपका जो फिनॉल है, ये एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद, 1 मिनट। फिगर पे उतना मत जाइएगा, थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो सकता है। देखिए ये आपका यहाँ पे फिनॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 कार्बन जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ये ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे ये ज़्यादा है, ऐसे कुछ यहाँ पे मान लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं इसी से डिनोट कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा जाता। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है, तो अब क्या है कि यहाँ O और H के बीच में भी एक बॉन्ड है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी वजह से हाई है कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अब यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तब क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे H प्लस है, ये आपका H जो है, ये H प्लस आयंस में यहाँ पे टूट के अलग हो जाएगा। मीन्स उसके बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये आपका फिनॉल हो जाएगा, और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, और H प्लस जो है वो आपका यहाँ से निकल जाएगा आयोनाइज अगर हम करेंगे तो। आयोनाइजेशन करने पे आपका H प्लस जो है वो अलग टूट के निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन पर डिक्रीज करेगी। नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके पास इतने सारे सारे हैं, जो भी जितने भी हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, उनकी डेंसिटी वहाँ पे कम होगी, और अगर कम होगी तो आपका ये जो H प्लस है, ये बॉन्ड को पकड़ के नहीं रख पाएगा, और फिर ये यहाँ पे टूट के अलग हो जाएगा आयनाइज करने पे। और इससे क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि डिक्रीज कर रही है, तो OH बॉन्ड की यहाँ पे पोलैरिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, और फिर एक इंक्रीज हमें आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल्स में देखने को मिलेगा देन दैट ऑफ अल्कोहल। यानी कि फिनॉल में आयोनाइजेशन ज़्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से यहाँ पे होता है, आयोनाइजेशन उसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स। अल्कोहल में अगर हम बात करें तो अल्कोहल ये जो आपका यहाँ पे होता है, इसका नेगेटिव चार्ज है। अब आयोनाइजेशन करने पे क्या होगा, ये आपका कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, ये आपका ऐसे कुछ अलग हो जाएगा, एक ये और एक ये, इस तरीके का आपका कुछ यहाँ पे। आप चाहें तो स्ट्रक्चर आप अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप सब जानते हो कि होता है, ओके, बिल्कुल। अब आगे देख लीजिए, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके लिए एक एग्जांपल भी यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप उस एग्जांपल को आप खुद से ही देखें तो आपके लिए बहुत बेटर है। ये भी अब आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधे पेज का मात्र है, 206 और 207 जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है। तो इतनी चीज़ें आपको आई थिंक यहाँ पे आयोनाइजेशन में समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में करके बता जरूर देना यार। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो कमेंट में कम से कम बता दिया करो कि यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा कि उसको और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आगे यहाँ पे कोशिश करूँ। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एस्टरिफिकेशन के बारे में। एस्टरिफिकेशन का मतलब कि एस्टर्स का यहाँ पे प्रोडक्शन, एस्टर्स को बनाना है, एस्टर्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, एस्टर्स को प्रोड्यूस करना है किसकी मदद से, अल्कोहल की मदद से। अब एस्टरिफिकेशन में अगर हम यहाँ पे बात करें तो अल्कोहल और फिनॉल आपके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ मिलकर एस्टर बनाते हैं। यानी कि ये जो आपका यहाँ पे अल्कोहल है एंड ये जो आपका फिनॉल है, ये यहाँ पे रिएक्ट करेंगे आपके एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड यहाँ पे रिएक्ट करेंगे ये एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो जब हम अल्कोहल और फिनॉल को, जब हम इन तीनों के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब हमें यहाँ पे एस्टर्स हमें यहाँ पे प्रोड्यूस होके मिलेंगे। मैं यहाँ पे अल्कोहल का एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसा है यहाँ पे अल्कोहल के साथ होगा सेम वैसा ही काम आपका फिनॉल के साथ भी यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आप अल्कोहल समझ जाएंगे तो आप फिनॉल के साथ भी वैसा ही एज इट इज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्कोहल को समझता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका ये एक अल्कोहल है और इसके साथ हम यहाँ पर RCOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे एसिड डालेंगे, H प्लस डालेंगे, एसिड आपका मान लीजिए कि यहाँ पे डल गया है। ओके, अब एस्टर्स का सिंबल क्या होता है,
मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं मालूम है तो एस्टर्स का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, RCOOR। ये आपका यहाँ पे एस्टर होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक H को निकाल के इस R को लगा देना, समझे? यही काम यहाँ पे होता है। अब एस्टरिफिकेशन में क्योंकि हम एसिड डालते हैं, एस्टर्स को बनाने के लिए एसिड से क्या रहता है, यहाँ पे पानी निकलता है, यानी कि वाटर यहाँ पे एलिमिनेट होता है। यानी कि ये जो आपका यहाँ से OH ग्रुप है, ये आपका OH ग्रुप, ओके, ये आपका यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेके यहाँ से जाएगा, ये आपका यहाँ से हाइड्रोजन को लेके यहाँ से आ जाएगा, यानी कि OH और H ये दोनों टूट के अलग हो जाएंगे। ये अपना यहाँ पे बॉन्ड बना के निकल जाएंगे। यहाँ पे बॉन्ड क्या बना, पानी बन गया, यानी कि वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और फिर उसके बाद ये और ये दोनों आपके अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तब इससे आपको यहाँ पर एस्टर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे एक एस्टर देखने को मिल गया है। एस्टर्स को हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड साथ रिएक्शन कराते हैं एक एसिड के प्रेजेंस में, तब हम जाके एक एस्टर वहाँ पे मिल जाता है। अब अगला मेथड देखते हैं। अगले मेथड में क्या रहता है कि हमारा जो अल्कोहल रहता है इसको जब हम रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड मतलब क्या, आपका ये CH3। तो देखिए एसिड क्लोराइड के साथ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एसिड क्लोराइड का मतलब कि आपका ये COCl, ओके। अब यहाँ पे हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे एसिड की जगह हम यहाँ पे पिरिडीन का प्रेजेंस डालते हैं। पिरिडीन के प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, आपका यहाँ से ये जो Cl है, ये जो Cl है ये यहाँ से निकलेगा। अब एक काम करते हैं, इस COCl को ना एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे R से ही डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझाने में आसानी हो। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए ये आप मान लीजिए ROCl है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। क्यों बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं हुई तब आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक थोड़ी सी हुई है, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। मेरे से एक बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पे हुआ है, इस ब्लंडर को मैं अभी ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे एसिड क्लोराइड हमें बनाना है, मैंने यहाँ पे गलती से कार्बोनिल क्लोराइड बना दिया था, तो आपका ये ऐसा होगा कुछ RCOCl होगा। तो अब ये जो Cl यहाँ से रहेगा पिरिडीन के प्रेजेंस में, ये इस H को लेके भाग जाएगा। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ तो देखिए ये इस H को लेके यहाँ से चला जाएगा। अब ये HCl जो रहेगा वो यहाँ से आपका अलग हो जाएगा, यानी कि HCl तो आपका यहाँ से निकल गया पिरिडीन के प्रेजेंस में, और फिर उसके बाद जो बचा वो हमारा कुछ ये बचा है RCOOR। अब देखिए RCO यहाँ से, RO यहाँ से, इन लोगों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया और हमें यहाँ पे एस्टर देखने को मिल गया। तो एसिड क्लोराइड की मदद से जब हम पिरिडीन के प्रेजेंस में बनाते हैं अल्कोहल और एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो हमें एस्टर देखने को मिलेगा और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो हमें अलग होकर यहाँ पे निकल जाएगा, ओके। अब तीसरा जो यहाँ पे होता है वो होता है आपका, यहाँ पे क्या नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे मैं ज़रा चेक कर लूँ, ये CO बॉन्ड का है। तो एक काम करते हैं, मैं यहीं पे रब कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आई थिंक आपने अपने नोट्स तो बना ही लिए होंगे, या नोट्स बनाए नहीं है तो स्क्रीनशॉट अगर ले तो वो भी ले लीजिए, अभी ले लीजिए, क्योंकि मैं अब इस चीज़ को यहाँ पे रब करने वाला हूँ, ओके। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे पूरा यहाँ पे मैं रब ही कर देता काम करता हूँ आपको समझाने में, और यहाँ पे मुझे ही आसानी पड़े, ओके। बेटा सेकंड, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी हैं कर सकते हैं, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे पूरा रब कर लिया है, अब चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब रिएक्शन हमें कराना है, अल्कोहल को रिएक्ट कराना है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड हमारा क्या होता है, RCO2O। ये आपका एक एसिड एनहाइड्राइड यहाँ पे होता है, स्ट्रक्चर में बनाया, ठीक ना, हाँ ठीक है। देखिए अब ये यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड होता है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड होता है। अब यहाँ पे फिर हम जब यहाँ पे एसिड का प्रेजेंस डालते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे ग्लिच हो रहा है शायद, हाँ एच, यहाँ पे हम जब एसिड का प्रेजेंस डालेंगे तो हमें यहाँ से करस्पॉन्डिंगली जो मिलेगा वो हमें यहाँ पे हमारा एस्टर तो मिल ही जाएगा। अब इसके साथ साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप थोड़ा सोचिए, सोचिए क्या बनेगा। ये यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, हाँ तो देखिए इसके साथ आपका एक साइड प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, और वो जो साइड प्रोडक्ट आपका यहाँ पे होगा क्या होगा, सोचिए।
साइड प्रोडक्ट आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब हम अल्कोहल को एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एस्टर्स के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है कि व्हेन वी रिएक्ट एन अल्कोहल विद एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड देन व्हाट कंपाउंड्स वी गेट। तो आपके लिए कंपाउंड यहाँ पे हो सकता है कि एक आपको यहाँ से एस्टर मिल जाएगा और एक आपको यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। एक सेकेंड, ये थोड़ा ग्लिच हो रहा है मुझे लग रहा है। तो ये आपको एक एस्टर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेजेंस हमें यहाँ पे दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो तरह के कंपाउंड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है कि रिएक्शन जब हो, जब CO बॉन्ड का क्लीवेज हमें ऐसे देखने को मिले, जब CO बॉन्ड का क्लीवेज हो। एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे अब एक और यहाँ पे आता है CO बॉन्ड का क्लीवेज अब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि ये जो आपका अल्कोहल है, अब हमने OH बॉन्ड के टूटने का स्टडी यहाँ पे कर लिया, अब हमें यहाँ पढ़ना है CO बॉन्ड के टूटने का, CO बॉन्ड के टूटने का। इसका तो यहाँ पे डन हो गया है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या ग्लिच हो रहा है समझ नहीं रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ बात करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब कि कुछ नहीं बल्कि आपका अल्कोहल जो है वो आपका रिएक्ट करे एक HCl या HBr के साथ। जब आपका रिएक्शन हो तब हमें यहाँ से डायरेक्टली एक नया कंपाउंड मिले, और जो हमारे कंपाउंड मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे RX। RX क्या था हमारा, एक एल्काइल हैलाइड, यानी कि क्या होगा ये हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तब यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, यानी कि OH जो रहेगा, एक सेकेंड ये शायद थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, ये OH जो है वो आपका यहाँ पे H के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना के निकलेगा, यानी कि वाटर आपका यहाँ पे फिर से एलिमिनेट हो जाएगा और हमें हमारा एल्काइल हैलाइड देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें जब CO बॉन्ड टूटता है तो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे और लिखी है, वो है ल्यूकस टेस्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि अल्कोहल का हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि हमें इन तीनों तरीके के अल्कोहल को हमें के बीच में डिफरेंस देखना है, यानी कि तीनों क्योंकि अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं कि कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा। तो इन सभी को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, उसके लिए हम यहाँ पे ल्यूकस टेस्ट का यूज़ करते हैं। ल्यूकस टेस्ट में ल्यूकस रिएजेंट्स का यूज़ होता है। ल्यूकस टेस्ट में ल्यूकस रिएजेंट्स का यहाँ पे यूज़ होता है। अब ल्यूकस रिएजेंट्स क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, ल्यूकस रिएजेंट्स आपके यहाँ पर होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, यानी कि इनके साथ यहाँ पे हम अल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है एंड 3 डिग्री है। तो याद रखिएगा कि आपका, एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे ल्यूकस रिएजेंट से जब हम 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे रिएक्ट ही नहीं कर सकता है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है हमारा ल्यूकस टेस्ट देता ही नहीं है। सिंपल आप कहें तो यही कह सकते हैं, और अगर देगा भी तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी कि टर्बिडिटी एक वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है। 1 डिग्री अल्कोहल को टर्बिडिटी शो करने में बहुत समय लग जाता है, और क्या होता है मैक्सिमम टाइम पे तो शो ही नहीं होता है। तो आप वैसा मान लीजिए कि ये शो ही नहीं करता है, और अगर टर्बिडिटी देगा भी तो अप्रॉक्स 4 आवर्स इसको लगभग लग जाते हैं। 4 घंटे में हमें पता चलता है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है। अगर आपको तुरंत यहाँ पे गैस करना हो तो आपको यहाँ पे पता नहीं चल पाए। तो देखिए, तो 1 डिग्री को करने में कम से कम अगर होगा भी तो 4 घंटे लग जाएंगे। से 2 डिग्री अल्कोहल के साथ जब ल्यूकस टेस्ट हम कराएंगे तो हमें 5 मिनट में यहाँ पे टर्बिडिटी मिल जाएगी। 5 मिनट में हमें यहाँ पे टर्बिडिटी जो है वो शो हो जाएगी, यानी कि 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर 5 मिनट में रिएक्शन दे दिया तो। और टर्शरी अल्कोहल को पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट, सबसे आसान होता है। टर्शरी अल्कोहल के साथ अगर हम ल्यूकस टेस्ट कराएंगे, टर्शरी अल्कोहल के साथ अगर यहाँ पे हमने ल्यूकस टेस्ट कराया तो ये हमें यहाँ पे फट से यहाँ पे बता देगा कि ये टर्शियरी अल्कोहल है। ये तुरंत हमें यहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स दे देगा, ये हमें एक इमीडिएट रिस्पॉन्स दे देगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स दे देगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आप डीप में समझ लीजिए कि जब भी ल्यूकस टेस्ट हम कराते हैं अल्कोहल की क्लासेस को डिटरमाइन करने के लिए, तो अगर हमें ल्यूकस टेस्ट के साथ तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, एक इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, तब समझ लीजिएगा कि वो आपका टर्शियरी अल्कोहल है। अगर उसमें 5 मिनट लग रहे हैं या 10 मिनट लग रहे हैं, तब समझ जाएंगे कि वो एक 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे है।
और अगर वहाँ पे टर्बिडिटी शो ही नहीं करेगी, यानी रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा कोई, या काफ़ी समय लग जाए, तब वो यहाँ पे आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरीके से हम ल्यूकोस टेस्ट की वजह से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री। और ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेस्ट होता है जो कि एग्जाम्स में आता है, ज़रूर से आता है। ल्यूकोस टेस्ट तो ज़रूर पूछता है, ज़रूर से पूछता है, बोर्ड हो चाहे आपका कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आगे और भी बहुत सारे टेस्ट आप आने वाले चैप्टर्स में और भी पढ़ेंगे। तो ल्यूकस टेस्ट मान लीजिए आपका एक सबसे बेसिक टेस्ट यहाँ पे है। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का सिंपल सा मतलब कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि उस वाटर को यहाँ से एलिमिनेट करके निकाल देना है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी को बस यहाँ से अलग कर देना। अब जैसे मान लीजिए आपने एक अल्कोहल लिया है, ओके, ये आपका एक अल्कोहल है, यहाँ मान लीजिए कुछ कार्बन वगैरह यहाँ पे आपके जुड़े हुए हैं। ओके, अब डिहाइड्रेशन करने का क्या मतलब कि यहाँ से OH को भी उड़ा देना और यहाँ से H को भी उड़ा देना, ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो जाना। अब अगर ये दोनों यहाँ से हटा एसिड के प्रेजेंस में, एसिड प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है, तो आपका वाटर तो यहाँ पे अलग एलिमिनेट हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब हमें एल्कीन्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें एल्कीन्स देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पे C और यहाँ पे ले लेंगे, तो ये आपका यहाँ पे कुछ एल्कीन्स का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करने पे हमें एल्कीन्स देखने को मिलते हैं, वाटर एलिमिनेट होता है और हमें एल्कीन्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले, एक हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, एक होता है आपका यहाँ पे इथेनॉल, C2H5OH, C2H5OH। ये आपका एक 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे है, ये आपका एक 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या रहता है कि अगर आपने ये जो आपका एथेनॉल है, अगर आपने इस पे एक एसिड डाला, एसिड जैसे आपने मान लिया H2SO4 डाल दिया, ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर आपको एक देना पड़ता है, टेम्परेचर याद रखिएगा जरूर से, एक होता है आपका यहाँ पे 443 केल्विन। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल पे 443 केल्विन टेम्परेचर पे H2SO4 यहाँ पे डाला, एक एसिड डाली, तो यहाँ से वाटर आपका यहाँ पे एलिमिनेट होके निकल जाएगा और फिर यहाँ पे आपका C2H4 बनेगा, यानी कि फिर आपको यहाँ से एक एल्कीन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका एक यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन हमें देखने को मिल गया है। हमें टेम्परेचर 443 केल्विन का देना होगा और एसिड का यूज़ करना होगा 1 डिग्री अल्कोहल पे, तब हमें वहाँ पे एल्कीन देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि हमने अभी 1 डिग्री के लिए बात किया, तो अब 2nd डिग्री और 3rd डिग्री के लिए भी करना ही होगा ना, बिल्कुल करना होगा। तो अब हम यहाँ बात करेंगे हमारे 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि आपने एक क्या कह सकते हैं, अपने यहाँ पे आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया है, एक 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया है। एग्जाम्पल के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको सेम वही एसिड डालना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जो एसिड डालेंगे वो अगर आप 85% भी डाल दें, और टेम्परेचर अगर आपने यहाँ पे 440 केल्विन यहाँ पे याद रखिएगा होता है, 440 केल्विन पे अगर आपने सिर्फ 85% H2SO4 अपना रिएक्शन में इन्वॉल्व कराया, तब भी आपको वहाँ से एल्कीन्स देखने को मिल जाएंगे, हमें एल्कीन्स देखने को मिल जाएंगे और वाटर यहाँ पे हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप खुद बना के देख लीजिएगा, 2 डिग्री अल्कोहल में 2 डिग्री अल्कोहल स्ट्रक्चर बना के आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 85% हो रहा है, तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि पूरा 100% यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, यानी 100% यूज़ करेंगे प्राइमरी अल्कोहल में 443 केल्विन पे, तो हमें एल्कीन मिलेंगे, डिहाइड्रेशन होकर वाटर एलिमिनेट होगा। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ 85% ही डाल देंगे 440 केल्विन टेम्परेचर पे, तब हमें यहाँ पे वाटर एलिमिनेट होकर एल्कीन्स हमें देखने को मिल जाएंगी। ओके, फिर हमारा एक होता है यहाँ पे तीसरा, अब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ भी होता है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करना भाई और ज़्यादा आसान होता है, और भी आसान होता है। 3 डिग्री अल्कोहल में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एसिड डाल दो H2SO4 वाला, और इसको सिर्फ 15% ही, 15%, ओनली 15%, बहुत कम, और टेम्परेचर यहाँ पे 358 केल्विन का कर देंगे, तो हमें यहाँ से वाटर एलिमिनेट होके मिल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और यहाँ से फिर हमें एल्कीन्स हमारी करस्पॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी। हमें एल्कीन्स मिल जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि पानी को निकाल देना, यानी एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। उस कंपाउंड से आपने वाटर को एलिमिनेट किया, हमें एल्कीन्स मिली, और ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ कैसे रिएक्शंस होते हैं ये भी हमें देखने को मिल गया है। तो अब यहाँ से क्योंकि आपने देखा कि 1 डिग्री में हमें 100% एसिड डालना पड़ा है 443 केल्विन पे, फिर 2 डिग्री पे और कम हुआ है, 3 डिग्री तो सबसे कम हो गया। तो एक चीज़ अब आपको यहाँ से पता चल गई होगी कि डिहाइड्रेशन का एक ऑर्डर होता है, डिहाइड्रोजनेशन लिखा हुआ है,
तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर लिख लीजिए। डिहाइड्रेशन का ऑर्डर हमेशा ऐसा चलता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यहाँ पे है हाईलाइटेड में, आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार मार्क करके रख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना सबसे इजी होता है, तो याद रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना सबसे इजी होता है और 1 डिग्री को सबसे मुश्किल होता है। यही सेम ऑर्डर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में भी पढ़ा था कि सबसे बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ टर्शियरी अल्कोहल की होती है और सेम डिहाइड्रेशन भी सबसे बढ़िया टर्शियरी अल्कोहल का ही होता है। समझे? इस बात को गांठ बांध करके रखिएगा और यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं आप देखते रहिए। यहाँ पे समझिए रिएक्शंस को, समझने के बाद ही आपको यहाँ पे क्लू पता चलेगा। मैंने यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, तो इस स्ट्रक्चर को आप खुद यहाँ पे ड्रॉ करके जरूर से देखिएगा, क्योंकि बिना ड्रॉ किए आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तब तो और बढ़िया है, अगर आपको समझ में आ गया तो। नहीं तो अगर आप चाहें तो थोड़ा और डीप में समझने के लिए अपने से स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब क्योंकि हमने डिहाइड्रेशन की बात करी, तो अब एक यहाँ पे होता है डिहाइड्रोजनेशन, जिसे हम ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे कहते हैं। डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन। डिहाइड्रोजनेशन में क्या रहता है कि आपका यहाँ से 2 हाइड्रोजन का गायब होना, 2 हाइड्रोजन रिमूवल, 2 हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ा देना। जैसे अगर आपका ये एक अल्कोहल है, यहाँ से एक H जुड़ा हुआ है, तो इधर से इस हाइड्रोजन को उड़ाना और इस हाइड्रोजन को उड़ाना, ताकि हमें यहाँ से H2 अलग मिल जाए और हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पे RO स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो ये होता है आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन। दोनों को एक ही तरीके से यहाँ पे समझा जाता है। यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो लिखा है कि सच ए क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर आपका ये जो बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो ये जब आपका एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो इसे ही को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि दोनों हाइड्रोजन का हट जाना ऑक्सीडेशन होता है, या डिहाइड्रोजनेशन होता है, दोनों हाइड्रोजन को हटा देना, इसलिए डी यहाँ पे लगा हुआ है, डिहाइड्रोजनेशन, दोनों हाइड्रोजन को उड़ा देना और आरओ का यहाँ पे बन जाना। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस आपकी होती हैं 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ। अब सबके साथ यहाँ पे कुछ यहाँ पे नाते होते हैं, रिलेशन कुछ होता है, तो आप उन्हें भी यहाँ पे देख लीजिए। 1 डिग्री अल्कोहल को यहाँ पर एक काम करते सबसे पहले ना, मैं इसको पूरा रब ही कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में, क्योंकि काफ़ी पास पास मैंने लिख दिया आई थिंक। हाँ तो अब देखते हैं। हाँ तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन हम 1 डिग्री अल्कोहल का करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल को करने के 3 तरीके होते हैं ऑक्सीडाइज करने के। सबसे पहला तरीका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पीसीसी का, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे माना जाता है। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ही होता है आई थिंक, फुल फॉर्म जहाँ तक मुझे मालूम है। हाँ तो देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना सबसे आसान काम होता है पीसीसी की मदद से। पीसीसी की मदद, जब भी हम 1 डिग्री अल्कोहल पे, जैसे ये आपका एक अल्कोहल है 1 डिग्री, इसके ऊपर अगर हमने पीसीसी डाला यहाँ पे, तब क्या होगा, ये हमारा यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है, क्या मतलब है, सोचिए सोचिए सोचिए। आपका जो एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बन के तैयार होगा, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। और ये स्ट्रक्चर क्या है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, COH का बॉन्ड जो है, यहाँ पे C और O के बीच में एक डबल बॉन्ड का एडिशन हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे ही था, मीन्स आपका R यहाँ पे है और H यहाँ पे आ गया, डिहाइड्रोजनेशन, H यहाँ पे आ गया। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल पे पीसीसी डालोगे तो हमें एक एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे डाल दें केमेनोफोर। केमेनोफोर को भी डालने से हमें 1 डिग्री अल्कोहल से केमेनोफोर अगर हमने यहाँ पे डाल दिया तो हमें यहाँ से एल्डिहाइड तो मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी कि ये तुरंत ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बदल जाएगा, ये तुरंत ही कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड के बाद तुरंत ही कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। अब कुछ केसेस क्या होते हैं कि हमें चाहते हैं कि हमें एल्डिहाइड ही मिले ऑक्सीडाइज करने पे अल्कोहल, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई नीड नहीं है अभी। तब उस केस में क्या करते हैं, हम लोग पीसीसी का यूज करते हैं। पीसीसी की मदद से हम इसको यहाँ पे एल्डिहाइड के कन्वर्जन तक रोक सकते हैं, उसके आगे फिर वो किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर आप उस करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड को यूज कर सकते हैं।
तो ऐसे कुछ केसेस बनते हैं जो हमें सिर्फ एल्डिहाइड, मैक्सिमम केसेस में मीन्स कह सकते हैं कि हमें एल्डिहाइड की नीड पड़ती है ऑक्सीडाइज करें अल्कोहल को, तब हमें यहाँ पे पीसीसी का यूज हम करते हैं। KMnO4 के करने से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पे मिल सकता है। ओके, आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब 1 डिग्री अल्कोहल के बाद यहाँ पे अब हम यहाँ बात करने वाले हैं 2 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होता है। अब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ भी यहाँ पे वास्ता होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक 2 डिग्री अल्कोहल बनाया, यहाँ पे मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 OH ग्रुप का प्रेजेंस है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम डालते हैं 2 डिग्री अल्कोहल में आपका जोन्स रिएजेंट CrO3 का यूज करते हैं। CrO3 का यूज करते हैं, हाँ। तो देखिए CrO3 का जब हम यूज करते हैं तो हमें यहाँ से कीटोन देखने को मिलता है, हमें यहाँ से कीटोन देखने को मिलता है, यानी कि RCOR, यानी कि एक कीटोन। यानी कि जब आप 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे CrO3, यानी CrO3 आपने देखा था ये आपका जोन्स रिएजेंट होता है, जोन्स रिएजेंट इसे हम कहते हैं। तो जब भी आप एक 2 डिग्री अल्कोहल पे जोन्स रिएजेंट या CrO3 को डालेंगे तो हमें कीटोन देखने को मिलेगा। और अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल पे PCC डाला तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, KMnO4 डालने पे भी एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या होगा कि हमें तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाता है KMnO4 डालने पे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है। तो याद रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल से हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से हमें यहाँ पे कीटोन मिलेगा। और 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो यहाँ पे आपके रिएक्ट ही नहीं करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीडेशन में जाते ही नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट शो ऑक्सीडेशन, या कह सकते हैं डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी कि इन्हें ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते आप। 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना नामुमकिन है, यानी कि आप इन्हें ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ को आप यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक रिएक्शन, आपके 3 रिएक्शंस और यहाँ पे आते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है, फिर एक 2 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है, और एक आपका 3 डिग्री अल्कोहल के लिए भी होता है। यहाँ क्या होता है कि हम इन तीनों का रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ और 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो अभी तक हमने ऑक्सीडेशन में देखा कि हम पीसीसी को डालेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, KMnO4 डालेंगे तब भी एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन तुरंत हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाएगा। और 2 डिग्री अल्कोहल पे डालने पे जोन्स रिएजेंट CrO3 हमें कीटोन मिला है। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन में नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हमने इनको हटा के अगर हमने कॉपर 573 केल्विन डाल दिया तो क्या होगा, क्या होगा सोचिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ नहीं होगा सारा भाई, यहाँ पे डालेंगे तो हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों की बता दे रहा हूँ। 1 डिग्री के लिए आपको और कुछ नहीं बल्कि आपको एल्डिहाइड ही मिल जाएगा, फिर से घूम फिर के आपको एल्डिहाइड ही मिलना है। अगर आपने कॉपर 573 केल्विन डाला या पीसीसी डाला या KMnO4 डाला, आपको घूम फिर के एल्डिहाइड जरूर मिलेगा। KMnO4 में बस एक एक्सेप्शन होता है कि वो तुरंत कार्बोक्सिलिक भी देता है, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पे हमें एल्डिहाइड ही मिलता है। अब यहाँ पे अगर एल्डिहाइड मिल रहा है तो 2 डिग्री के साथ हमें ऑब्वियस है कीटोन ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और 3 डिग्री के साथ करेंगे तो हमें यहाँ पे एल्कीन्स मिल जाता है, यानी कि वहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि हम इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। लेकिन कॉपर 573 केल्विन अगर हम डालते हैं कॉपर मेटल को या उसके पाउडर को 573 केल्विन पे, तो हमें यहाँ पे एल्कीन्स देखने को मिल जाते हैं, हमें यहाँ पे एल्कीन देखने को मिलता है। आई थिंक आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें और भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप करने हैं, हमें फिनॉल के रिएक्शंस भी देखने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में यहीं तक रख रहे हैं, हमने सारे अल्कोहल फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर लिया है। अब हमें फिनॉल के रिएक्शंस के बारे में और कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स के बारे में भी बात करनी है, उसे हम अपने अब एक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अब हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम उसी लेक्चर पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके।